सिग्मा बराबर 2 पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या यही फॉर्मूला था? चल, सिग्मा ही तो रिप्रेजेंटेशन था, वो वाला भी था, ये भी निकाला था ना अपन ने, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल निकाला था ना। इस अल्फा का क्या नाम दिया था? सेमी वर्टिकल एंगल, याद है? इस तरह से बनाया था अपन ने डायग्राम। ये हमारा डायग्राम था, ये वाला एंगल अल्फा बोला था, और ये एंगल क्या बोला था? एक कैप का सॉलिड एंगल, यही तो था। तो ये तो था अपना सिग्मा, और ये अल्फा था सेमी वर्टिकल एंगल। इन दोनों में रिलेशन निकाला था अपन ने 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। फिर मैंने तुमसे एक नॉर्मल सा सवाल भी करवाया था, जिसमें अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, तुम्हें सिग्मा निकालना था, ये वाला सवाल करवाया गया। इस सवाल के बाद में जो बारी आती है वो अपन ये समझें कि अपने को यूज क्या हुआ है इसका। भाई अपने जीवन में क्या यूज है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में ये काम भी आना चाहिए। अब काम कैसे आएगा, इस वाली चीज को चेक करना है, ठीक है? चलो देख लेते हैं कैसे काम आया, ध्यान से देख। भाई ये अपने पास में, अगर मैं ऐसा कहूं, तुम्हें ऑप्टिक्स याद है? कुछ ऑप्टिक्स में तुम लोगों ने वो वाले सवाल किए होंगे जिसमें कि पानी के नीचे से लाइट जला देते हैं, किए थे? कुछ याद ही नहीं, कोई बात नहीं। ये मान ले नीचे को पानी भरा हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है कि नहीं है? TIR तो याद होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है? हाँ, वही चीज। तो यहाँ पे हम लोगों ने है ना एक लट्टू जला रखा है, एक बल्ब है जो जल रहा है। मान ले बल्ब की जो पावर है वो है 100 वॉट। कितने वॉट का बल्ब है? 100 वॉट का, या ऐसा बोल दूं इसको 100 जूल पर सेकेंड, कोई दिक्कत तो नहीं? पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। तो 100 जूल पर सेकेंड की जो एनर्जी है ये फेंक रहा है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसके अंदर n की वैल्यू भी दे दी, n की वैल्यू यहाँ पर दे दी √2, हवा में दे दी 1। और जरा एक चीज सोचो कि इसमें से जो लाइट निकल के जाएगी, वो वाली लाइट क्या करेगी? क्या इस तरह से फैलेगी? चारों तरफ जा रही है, ये बल्ब है तो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी, और जा रही है कि नहीं? ये लाइट इस तरह से फैली, यहां भी गई, यहां भी गई, बोलो जाएगी कि नहीं? क्या सेम केस दूसरी साइड में भी हो रहा होगा? भाई जितनी यहां तक जा रही होगी, क्या उतनी यहां भी जा रही होगी? जाएगी कि नहीं? अब बता, क्या ये हर एंगल के ऊपर पॉसिबल है क्या, या सिर्फ कुछ ही एंगल तक ये बाहर निकल रही होगी? यहां पर इसके साथ में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। जल्दी बोलो, यहां क्या होगा इस वाली लाइट के साथ? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होकर किधर बेंड करेगी? किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जा रही है ना, तो इस तरह से बेंड कर गई हूं, ठीक है? पर एक चीज बताओ, ऐसा कब तक? जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं आ जाता, जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं आ जाता। चल इसका क्रिटिकल एंगल निकालो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? sin C इज इक्वल टू 1/μ। पढ़ा था कि नहीं? म्यू किसका? डेंसर का, 1/√2। तो C की वैल्यू, C की वैल्यू 45 डिग्री। यहां से C कितना आ गया? 45 डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं। मतलब कि 45 डिग्री तक ही यहां पर क्या हो रहा होगा? लाइट जो है वो बाहर जा रही होगी, इसके बाद में आपकी लाइट बाहर नहीं जाएगी, मतलब कि वो अंदर ही क्या हो जाएगी? अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। बोल होगा कि नहीं? चलो ये तो फालतू की बात। यहाँ पर भी इसके बाद में क्या हो गया? सब रिफ्लेक्शन चालू हो गया। ये भी एंगल कितना? 45, ठीक है? ये एंगल भी कितना? 45 डिग्री। अरे कुछ समझ में आ रहा है ना? ये एंगल 45 रहा होगा, तभी तो C की वैल्यू 45 लिखी है 100%। चलिए, ये वाली कहानी अगर मुझे क्लियर है तो एक चीज बता कि ये बल्ब जो है, बल्ब से एनर्जी किस में निकल रही है? स्फीयर में निकल रही है। बल्ब को ढकने के लिए क्या बनाना है? सर्कल या स्फीयर? स्फीयर बनाना है। स्फीयर में इतनी एनर्जी निकल रही है, पर जरा सोच के देख, क्या सारी एनर्जी बाहर जा रही है? नहीं जा रही। तो मेरे लिए काम की एनर्जी कौन सी है? सिर्फ ये वाली, जो सिर्फ इस वाले पोर्शन में है। बोलो है कि नहीं? इसी एनर्जी की बात करता है। मेरे लिए जो काम की एनर्जी है वो कहां पर मौजूद है? इस वाले पोर्शन में। इसके अलावा तो बाकी कहां चली गई? सब
अंदर चली गई। तो एक चीज बताओ, स्फीयर में सॉलिड एंगल कितना होता है? बताया था मैंने, क्लोज सरफेस में सॉलिड एंगल 4 पाई बताया था ना। अच्छा यहाँ पर बताना सॉलिड एंगल की वैल्यू कैसे लिखूंगा? सिग्मा बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ कितना आ जाएगा बोल? अल्फा कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 पाई टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास में इसका सॉलिड एंगल आ चुका है। अब मैंने कहा कि 4 पाई के अंदर, 4 पाई के अंदर यानी 4 पाई सॉलिड एंगल के अंदर पूरी की पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है। बोल है कि नहीं? 4 पाई का मतलब पूरे स्फीयर की। और कितनी एनर्जी गिर रही होगी? क्या 100 जूल की? कितनी एनर्जी? 100 जूल गिरेगी। तो बता जरा, एक सिग्मा में कितनी गिरेगी? क्या 100 अपॉन 4 पाई एनर्जी गिरेगी? पक्का पक्का 100%। तो इतने में कितनी गिरेगी? 2 पाई टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 के अंदर अगर हम लिखें तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं? कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 4 पाई टाइम्स 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या निकाल ली? एनर्जी निकाल ली जो कि इतने पोर्शन के अंदर गिर रही होगी। ठीक है, आगे देख, आगे क्या हुआ इस बात को समझेंगे। आगे कैसे बढ़ना है, यही चीज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती, क्या होती? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक चीज बता, अपन क्या लिखते हैं? इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये सारी कहानी एनर्जी की है? मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एनर्जी ही होती है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 4 पाई के अंदर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है एनर्जी? 4 पाई में कितनी एनर्जी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो होता है कि नहीं? ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो बताना एक सिग्मा के अंदर कितनी होगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम? 100% नहीं है। तो x में कितनी होगी? क्या QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? लिख सकता हूं ना, है ना? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किसके अंदर? इलेक्ट्रो में। समझ रहे हो? ये कहानी है इलेक्ट्रो की पर्टिकुलरली। इसको किससे रिलेट किया गया? नॉर्मल एनर्जी से, मतलब ऑप्टिक्स में जो हमने एनर्जी निकाली उससे यहां पर रिलेट किया गया। और क्या पाया कि कितनी एनर्जी की बात हो रही होती है? QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो? तो ये आता है अपने पास जो आता है। ठीक है, चलो अब इसी वाली चीज को ऐसा करते हैं। अपन ने डिस्क के थ्रू फ्लक्स निकाला था बहुत लंबे तरीके से। पन्ने पलट के देखो, पन्ने पलट के देखो, अपन ने डिस्क के थ्रू फ्लक्स निकाला था। अभी लंबे तरह से फ्लक्स पासिंग थ्रू अ डिस्क दिख गया क्या? निकाला था ना? आर पे जाके डी आर की रिंग मान के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर कर करके फ्लक्स निकाला था ना। बहुत लंबा तरीका था, पूरा इंटीग्रेट किया था। ठीक है, अब उसी वाले क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे सॉलिड एंगल से। किससे करेंगे? सॉलिड एंगल से। आजा देख कैसे। सेम क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। वापस ये देख, क्या हमारी डिस्क कुछ इस तरह से रखी थी, है ना? और यहां पर क्या दे रखा था? यहां पर क्या दिया था? जल्दी से बताओ, क्या क्या दे रखा था? बोलो क्वेश्चन में। क्यू रखा हुआ था? क्वेश्चन तो देख लो, यहां क्या रखा हुआ था? क्यू। अच्छा, यहां पर फिर हम लोगों ने क्या बोला था? ये वाली डिस्टेंस थी ए और डिस्क का रेडियस कितना दे रखा था? आर। ये कहानी अपने को गिवन थी क्वेश्चन। ठीक है, अब पहले तो ये बता कि ये वाली डिस्टेंस कितनी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई भी दिक्कत? अच्छा बता, अगर मैं दोनों तरफ से जोड़ दूंगा, डिस्क क्या असली में ऐसी है? तो क्या मैं ऐसे भी जोड़ रहा हूं, ऐसे भी जोड़ रहा हूं, सब तरफ से जुड़ रही है? एक कोन बन रहा है। क्या बन रहा है? कोन। मतलब कि अंदर एक सॉलिड एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? सॉलिड एंगल की। ये एंगल क्या मैं अल्फा बोल सकता हूं? इस एंगल को क्या बोल दिया? अल्फा। और मैंने लिखा है यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू बोलना 2 पाई इंटू 1 माइनस
कॉस अल्फा। इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा लिख सकता हूं क्या? कितना है कॉस अल्फा? 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कॉस अल्फा बिल्कुल ठीक लिखा है, एनी प्रॉब्लम? पक्का? चलो अब जरा बताओ, क्लोज फिगर के लिए 4 पाई के अंदर का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 के अंदर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो x के अंदर क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या x यही है? x यही है, मतलब कि इस बार जो फ्लक्स आने वाला है वो कितना आने वाला है? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या x की वैल्यू क्या है? ये कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, बोलो आया कि नहीं? अरे यही तो आएगा। चलो पुराने आंसर से मैचिंग करो, ये दोनों खत्म हो गए, कितना आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, आ रहा है कि नहीं? आसान हो, इसीलिए सॉलिड एंगल सिखाया। सेम पुराने जैसा आ रहा है ना, चेक कर लो। अब वहां पर क्या हमें बहुत भारी इंटीग्रेशन वगैरह लगाना पड़ा था, यहाँ अपने को कुछ नहीं लगाना पड़ा, सॉलिड एंगल आता था, इसीलिए इसको बहुत आराम से सॉल्व कर। बस अगर सॉलिड एंगल नहीं आता होता तो हमारा ये आंसर कभी भी नहीं आना था। ठीक है, ये कंडीशंस समझ गए? बना लो। चलो देखो, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हेडिंग डाल लो सब लोग, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। भिन्न भिन्न प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ मटेरियल्स के बारे में तो अपन बात भी कर चुके हैं, याद करो कंडक्टर्स के बारे में बात की थी, है ना? कंडक्टर्स के बारे में अपन ने पढ़ा भी था, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पढ़ा था तब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिखवाई थी। चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बताया था ना। चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि कहाँ पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था? कम होता था। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, याद है? चल कोई बात नहीं, अभी दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा, याद आ जाएगा। मटेरियल टाइप्स के अंदर कितने प्रकार थे भाई साहब? 3 प्रकार। सबसे पहला, सबसे आसान वाला, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बाद में कौन आता है? सेमीकंडक्टर्स, और इसके बाद में आते हैं इंसुलेटर्स। 3 प्रकार के मटेरियल हमारे पास में होंगे। ठीक है भाई, कंडक्टर्स की खास बात क्या थी? बहुत सीधी सी बात, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे हम लोग बोलते हैं, जो आउटर सरफेस के ऊपर मौजूद रहते हैं, दे आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। कहां कहां पे मूव कर सकते हैं वो? फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। ठीक है, बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से वाले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर यही बोलते हैं दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। वो मटेरियल्स क्या कहलाएंगे? कंडक्टर्स। क्या कहलाएंगे? इसके बाद में बारी आती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? कुछ फ्री होते हैं और कुछ बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बल्कि ऐसे लिखो, सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री while some are bounded। कुछ फ्री होते हैं और कुछ बंधे हुए होते हैं, यानी बाउंडेड होते हैं। ठीक है,
इंसुलेटर्स में क्या हो जाएगा, सारे बाउंडेड। इंसुलेटर्स में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रकार के जो मटेरियल हैं हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स पूरा अपने चैप्टर है 12th क्लास में, वो चैप्टर तुम लोग पढ़ते ही हो, तो सेमीकंडक्टर्स अलग से पढ़ाया ही जाएगा तुम्हें, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी। इंसुलेटर्स के बारे में अपन पढ़ते ही नहीं है, किसी काम के ही नहीं होते, ठीक है। इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं जब तुम लोग इंजीनियरिंग वगैरह करोगे ना, तब उसमें भी कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस में ही इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इंसुलेटर्स ये अपने जो तुमने देखे पोल लगे रहते हैं, पोल्स के ऊपर कुछ सेरामिक के वो लगे रहते हैं जो चमकते रहते हैं हमेशा, दे आर ऑल इंसुलेटर्स। वायर्स को डिफरेंशिएट करने के काम आता है, तो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। सेरामिक यानी कप जिसके बनते हैं ना अपने बोन चाइना वगैरह, इसके बनते हैं, आजकल फाइबर के बनने लगे, ठीक है। तो इंसुलेटर्स की भी स्टडी जो है वो बहुत खतरनाक होती है, पूरी इंजीनियरिंग इस पे बेस्ड होती है इंसुलेटर्स पे, ठीक है। चलो खैर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, अपने काम के अभी कौन है, कंडक्टर्स। तो अपन लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। अब देख, कंडक्टर्स की जो एक प्रॉपर्टी थी वो जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या थी कि कंडक्टर्स के ऊपर जो चार्ज होता है इट रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस, इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसा करते हैं अपन, इस कंडक्टर को उठाते हैं और कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। कंडक्टर को लिया और कंडक्टर को किसके अंदर रख दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डाल दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अपना न्यूट्रल कंडक्टर था ये, बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या, हाँ अभी डाल लेना, और क्या उसमें क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मटेरियल से ही अंदर चल रहा है, अभी कर लेना एक साथ, जल्दबाजी मत कर, जल्दी किस बात की है। तो हमने कहा कि हमारे पास में क्या था, एक न्यूट्रल कंडक्टर जिसको किस में रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। अच्छा बता, न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या है, इसमें चार्जेस मौजूद ही नहीं है, बैलेंस्ड है। चार्ज कैसा है, बैलेंस्ड है, मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है, नेगेटिव भी मौजूद है। क्या मैं ये वाली बात जानता हूं। अब बता, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फोर्स किस पे लगेगा, प्रोटॉन्स पे या इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे। मतलब कि जो भी अपने पास में पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनके पास में फोर्स कहां लग रहा होगा, राइट हैंड साइड में। बोलो सही है क्या, ये किसके ऊपर लगा, प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे किधर लग रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर क्यों ही लगा, लेफ्ट में, ठीक है। इसकी थोड़ी देर बाद की जो कंडीशन ड्रॉ की गई वो कुछ ऐसी दिखी, ये हमारा कंडक्टर था और ऐसा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए और प्रोटॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए, या ऐसा बोल लो नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ गए और पॉजिटिव चार्जेस सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देख, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी वो तो थी ही सही, साथ में अब क्या हुआ, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, किसके कारण, इन चार्जेस के कारण। ये जो अब चार्जेस अरेंज हो गए ना, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो इन चार्जेस के कारण तो हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पर सारे पॉजिटिव अरेंज हो गए, यहाँ पे सारे नेगेटिव अरेंज हो गए। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी थी और उसकी डायरेक्शन क्या ये वाली थी, ठीक है नहीं। अब ये जो चार्जेस का अरेंजमेंट हुआ इस तरह से, जो चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर था उसमें पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, ये जो चार्जेस अब जमे, इन चार्जेस के कारण एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इन चार्जेस के कारण क्या आ गई, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कि इस डायरेक्शन, ई इंड्यूस्ड। क्या नाम था उसका, ई इंड्यूस्ड। ई एक्सटर्नल तो थी ही सही, पर अब इसमें जो चार्जेस का अरेंजमेंट हुआ, इन चार्जेस के अरेंजमेंट के कारण एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जिसका क्या नाम था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, EIND, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट। उससे क्या डायरेक्शन थी इसकी, ऑपोजिट। अब एक चीज बताओ, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा के छोड़ रखी है कि नहीं, तो धीरे धीरे यहाँ पे चार्जेस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे या घटेंगे,
बढ़ेंगे, अरे नेगेटिव ज्यादा इकट्ठा होगा, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा इकट्ठा होगा, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? अबे बढ़ेगी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही बढ़ने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगी टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज के कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ने लगे। और एक टाइम ऐसा आया जब ई इंड्यूस्ड और ई एक्सटर्नल क्या हो गए? बराबर हो गए, और उस समय अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब इनफाइनाइट टाइम नहीं है, बल्कि ऐसे बोलो आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर सम टाइम क्या हो गया? ई इंड्यूस्ड प्लस ई एक्सटर्नल कितना आ गया? जीरो। कितना आ गया? मतलब कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, इक्वल हो गई और ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इसीलिए क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर बिकेम जीरो। तो हमारे पास में एक नया स्टेटमेंट आ गया। क्या आ गया? कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो। हमेशा कोई भी कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। इट विल ऑलवेज रिमेन व्हाट? जीरो। ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, ये तब तक भागते रहते हैं जब तक जीरो नहीं हो जाती। समझ गए? कंडक्टर्स की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसीलिए जो चार्जेस हैं वो कहाँ रिसाइड करते हैं? बाहर, सरफेस पे। अब उस बात से लिंक कर पा रहे हो? इसीलिए चार्जेस कहाँ रिसाइड करते हैं? सरफेस पे। समझ रहे हो? तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर कि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। समझ गए? तो अगर मैं कहूं कि एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं क्या, तो उसका जवाब क्या होगा? हाँ कि ना? कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं क्या? हाँ या ना? यार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना अंदर, तो फील्ड लाइंस कहां से पास करेंगी? अरे सोच के तो देख, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई तो फील्ड लाइंस पास करेंगी क्या? नहीं करेंगी, नॉर्मल सी बात। ठीक है, एक और स्टेटमेंट यहीं से निकल के आया, सुनना। यहां से एक और स्टेटमेंट क्या निकल के आया कि हमने अभी क्या बोला कि ई नेट जो है इनसाइड अ कंडक्टर वो क्या है? जीरो है। ई नेट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है? याद करो। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। ये माइनस डीवी बाई डी एक्स में वी क्या है? पोटेंशियल। वी क्या है? पोटेंशियल। तो हमने क्या बोला? माइनस डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो वी क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब कि वी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो एक कंडक्टर की जो सरफेस है, इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसी सरफेस हो गई है? इक्विपोटेंशियल। तुम्हें समझ ही नहीं आया क्या बोला? समझ आई ना बात? कैसी सरफेस हो गई है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। समझ गए? तो हम लोग एक और पॉइंट जो यहां पर लिख सकते हैं वो क्या है कि अ कंडक्टर बिहेव्स एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गए? चलो सारा छाप लो, कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं वो लिख लो। यहां तक सबने लिख लिया ना, इस वाले पॉइंट तक, ई नेट इक्वल्स टू जीरो तक, है ना? इसके बाद में अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट मतलब इस तरह से लिखना है, ड्यू टू द अबव पॉइंट, ड्यू टू द अबव पॉइंट वी कैन से, ड्यू टू द अबव पॉइंट वी कैन से दैट, ड्यू टू द अबव पॉइंट वी कैन दैट the conductor behaves as an equipotential surface or region. The conductor behaves as an equipotential region. Conductor behaves as an equipotential region. ठीक है, और उसके बाद में ये लिख लो, E net जीरो, E equals to minus dV by dx equals to zero, therefore V equals to कांस्टेंट। जिसका क्या मतलब है कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है,
अरे ठीक है ना भैया, E नेट 0 E बराबर माइनस dv बाई dx इक्वल्स टू 0, मतलब कि V यानी पोटेंशियल कैसा हो गया, पूरे सरफेस या पूरे रीजन में कांस्टेंट हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो IIT ने जो सवाल पूछा था ध्यान से देखेंगे। IIT वाला सवाल जल्दी से, न्यूट्रल कंडक्टर गिवन था, न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर से कुछ इस तरह से लाइंस बना दी देखो। वन, टू, थ्री, फोर, है ना, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम है। किसके डायग्राम है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। और तुमको ये बोला गया कि इन चारों में से कौन सा डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है फॉर अ न्यूट्रल कंडक्टर। एक न्यूट्रल कंडक्टर के लिए इन चारों में से कौन सा डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप लोगों का सवाल। विच वन ऑफ द फोर? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ? सेकेंड, हाँ जी, थर्ड, पता ही नहीं, कुछ तो गैस करो। गैस करने में क्या है? थर्ड। गैस कर रहे हैं, सोच के बोल रहे? सोच के बोल रहे? अच्छा, अरे यार इधर देख, कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अरे जीरो होती है, अभी अभी तो पढ़ा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज व्हाट? जीरो। ये हमेशा ट्रू है। ये क्या है? हमेशा ट्रू। अब सुन आगे, अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो लाइन कहां से जाएगी? उसमें लाइन जा सकती है क्या? तो पहला, दूसरा और चौथा क्या तीनों गलत हो गए? आंसर सिर्फ क्या आ गया? थर्ड। अब इसमें देख, कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करता है, अब बताओ सेकंड या थर्ड? 1 और 4 नहीं है, ये तो श्योर हो पक्का। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। चलो अब बताओ सेकंड और थर्ड में से कौन सा? है? हाँ, सेकंड। भाई साहब ये सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल है ना, और अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के हमेशा कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। पढ़ाया था ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में हमेशा कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है क्या? ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से देख, ये परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हो? ये कैसा है? परपेंडिकुलर। तो इसीलिए आंसर क्या है? थर्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये वाली बात आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है? थोड़े से पुराने कंसेप्ट याद रखने पड़ते हैं बच्चों। छापो, IIT स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है ये। चलो देखो, बताओ, देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा, है ना, कोशिश करना करने की। आता है वैसे तुम लोगों को, तुम कर पाओगे, देखते हैं। न्यूट्रल कंडक्टर अपने को एक दिया हुआ है, और इस न्यूट्रल कंडक्टर के सेंटर से 4 मीटर की दूरी पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ था, ठीक है? इस न्यूट्रल कंडक्टर के सेंटर से 3 मीटर ऊपर एक पॉइंट था ए। क्या पॉइंट था? ए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी ए पर। ए पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पर क्या निकालनी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कर दो जल्दी से।
इस बात को याद रखते हुए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कंडक्टर के अंदर, 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताना जरा, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस मतलब कितनी आ गई, 5। सही है ना। तो इस Q के कारण A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है जरा बताओ। इस Q चार्ज A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन तो बता दो। क्या बेटा इस डायरेक्शन में, ये कौन सी है, E एक्सटर्नल जो Q के कारण है कि नहीं। अब इसको 0 कौन करेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किधर लगेगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या ये होगी। तो ये क्या हो गई अपनी E इंड्यूस्ड, क्या इसकी वैल्यू E एक्सटर्नल के बराबर होगी। अच्छा एक्सटर्नल की वैल्यू बताओ, E एक्सटर्नल की कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर, अप्लाई कर दो, KQ अपॉन R स्क्वायर मतलब 25, होगी कि नहीं। E नेट 0 है, मतलब कि E इंड्यूस क्या हो जाएगी तुम्हें पता है, KQ अपॉन 25। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू E एक्सटर्नल। कुछ आया समझ में, अरे मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, सेम है, तभी तो 0 होगा। और डायरेक्शन क्या होंगे, ऑपोजिट टू ईच अदर। समझ पा रहे हो। चलो अगला करते हैं, देखो ये हो गया ना, ठीक है। मान लो एक चार्ज Q रखा है एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर, और यहां एक पॉइंट था A, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हो रखा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी हमने, तो यहां पर चार्जेस जो थे ना वो कुछ इस तरह से ऑलरेडी अरेंज थे। और क्वेश्चन में आपको बोला फाइंड द पोटेंशियल एट A। इस बार क्वेश्चन क्या है, हाँ फाइंड द पोटेंशियल एट A। A पर पोटेंशियल निकालना है इस बार। पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, KQ बाय R या R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर तो फील्ड में आता है ना, पोटेंशियल क्या होता है KQ बाय R। चलो अप्लाई करो, देखो जरा क्या आता है। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, अरे कैसी सरफेस है ये, इक्विपोटेंशियल है ये तो पता है ना, इसमें भी कंफ्यूजन है। करो एक चीज बताओ, मैं A पर पोटेंशियल लिखूं, यहां पोटेंशियल लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, वही फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा क्या, क्यों नहीं पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल है ना, कैसा पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल। तो मैंने क्या सेंटर को पकड़ लिया, इसे C बोल दिया, और एक लाइन लिखी कि VA और VC कैसे हैं, इक्वल हैं। क्यों है, बिकॉज इट इज एन इक्विपोटेंशियल रीजन। VA और VC कैसे आएंगे, सेम आएंगे। अब C पर एक चीज बता, C पर जब पोटेंशियल लिखूंगा तो C पर पोटेंशियल किसके कारण, इसके कारण, भाई इस वाले चार्ज Q के कारण कितना आ जाएगा वो, VC जब लिखूंगा तो VQ और प्लस जो V इंड्यूस्ड होगा वो इंड्यूस चार्जेस के कारण, अरे होगा ना यार, है ना। इस Q के कारण कितना हो जाएगा, KQ बाय D, कोई दिक्कत है नहीं, प्लस V इंड्यूस की बात करो, V इंड्यूस जरा बता, जितने पॉजिटिव इधर क्या उतने नेगेटिव इधर, अरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये क्या हो जाएगा 0। समझ गए क्यों, इसकी वजह से KQ बाय R, इनकी वजह से माइनस KQ बाय R, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अपने पास में क्या आ गया, V इंड्यूस की वैल्यू 0। तो क्या VA VC बराबर थे, तो इसे VA बोल लूं, बोल लिया, खत्म, KQ बाय D आंसर।
ठीक है, अरे समझ रहे हो ना, पक्का? ठीक है, अब देखो जो हमने पढ़ा था ना कि चार्ज जो है वो सरफेस पे रिसाइड करता है, उस बारे में बात करते हैं एक दोबारा। चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है, तो अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि जैसे मान लो ये अपना कंडक्टर है, ये अपना क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के ऊपर अगर मेरे को प्रूव करना है कि चार्ज हमेशा कहाँ रिसाइड करता है, आउटसाइड सरफेस पे, तो मैं क्या करता हूं, अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूं। क्या करता हूं मैं, एक गॉसियन सरफेस ऐसी सेलेक्ट करता हूं जो कि क्या है, अपने कंडक्टर के जस्ट अंदर है। कहां पर है, जस्ट अंदर। और इस बार अपने कंडक्टर न्यूट्रल था कि चार्ज था, चार्ज था। कैसा था, चार्ज। तो यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज मिलने वाला है वो कहां मिलेगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो अपन ने जो गॉसियन सरफेस बनाया वो कहां था, जस्ट अंदर था। किधर था वो, जस्ट अंदर, यानी जस्ट इनसाइड द स्फीयर, जो अपने वो कंडक्टर दे रखा था उसका। अब हमने देखा कि हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं फ्लक्स निकालने के लिए, वो क्या होता है, इंटीग्रल E डॉट डी बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो होता है कि नहीं। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्या ये मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो। अच्छा डीए तो जीरो होगा नहीं, अबे डीए जीरो होगा क्या, पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही जीरो प्रूव कर चुका हूं, है कि नहीं। तो यहां पर क्या जीरो हो सकता है, क्यू इनसाइड। क्या जीरो हो सकता है, जिसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कंडक्टर का सारा चार्ज जो है वो कहां पे रिसाइड करता है, सरफेस पे। कहां पे रिसाइड करता है, उसके सरफेस पे, और कहीं भी नहीं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बोल दिया, क्यू इन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये कहानी होती है इसकी। समझ पा रहे हो कुछ। आउटर सरफेस पे ही सारा का सारा चार्ज इसलिए मिल रहा होता है। चलो अब इसका देखा देखिए एक सवाल बना। सवाल कैसा बना सुनना। तो सवाल में अपने को क्या बोला, जैसे कंडक्टर है और इस बार कंडक्टर के अंदर कैविटी है। क्या चीज आ गई, कैविटी। ठीक है, अब तुम लोगों से पूछा गया कि जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो इसका चार्ज किधर रिसाइड करेगा, आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे। चार्ज क्यों दे रहा हूं इसको लगा। अब ये कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर पे या इनर पे भी होगा। कैविटी जानते हो ना क्या होती है, कैविटी जानते हो ना। कैविटी का मतलब एक ऐसी खाली जगह जो चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, चलो बताओ, इस पे भी चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा, किधर आएगा, सरफेस बना रहा हूं। ये 1 मान ले या 2 मान ले, 1 पे चार्ज या 2 पे चार्ज या दोनों पे चार्ज, 1 पे चार्ज, 2 पे चार्ज या दोनों पे चार्ज है। ई तो जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर तो किस पे आएगा चार्ज, 1 या 2? 2 पे ही आएगा, ऐसा कह रही हैं। ओके, हाँ, और कोई? हाँ, 1 या 2? नहीं पता सर। 1 पे आएगा, बहुत बढ़िया बेटा। चार्ज जो है वो 2 पे आएगा। किस पे आएगा सारा चार्ज, 2 पे ही आएगा। 1 पे चार्ज कभी भी नहीं आएगा। अरे सोच के देख, अगर चार्ज 1 पे आ गया तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो हो पाएगी? अगर चार्ज के ऊपर, अगर 1 के ऊपर चार्ज आ गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या? नहीं होगी। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो क्या चार्जेस दौड़ेंगे? और कब तक दौड़ेंगे? जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या नहीं हो जाती, जीरो। यही तो सीख के आया हूं ना मैं अभी, कि चार्जेस कब तक एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती। तो बता, मान ले यहां पर चार्ज था, अगर यहाँ सॉरी मान ले यहाँ पर चार्जेस मौजूद थे, तो अगर चार्जेस मौजूद थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या अंदर? नहीं होगी।
और हमारा कंडक्टर हमेशा क्या चाहता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो, मतलब कि चार्जेस को दौड़ना पड़ेगा। और चार्जेस अगर दौड़ेंगे तो वो कब तक दौड़ते हैं, जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती। समझ गए? और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लाने का सीधा सीधा मतलब क्या है, चार्ज कहाँ रिसाइड करेंगे, आउटर सरफेस पे। कहाँ रिसाइड कर रहे होंगे चार्जेस, आउटर सरफेस पे। इनर सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। ठीक है, 1 पे नहीं 2 पर। बना लो। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। किसी चार्ज कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे। मान लो कोई भी कंडक्टर था अपने पास ऐसा, ये अपना कंडक्टर है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है चार्ज है, कैसा है, चार्ज है। चार्ज कहां पे रहेगा, आउटर सरफेस। बना ले। चलो, अब लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके जस्ट आउटसाइड। कहां निकालनी है, जस्ट, यानी हम लोग जस्ट बाहर वाले ही पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो वो जो पॉइंट था वो कहीं यहां मौजूद था, जस्ट बाहर। ठीक है, अब एक चीज बता, इसके अंदर अगर मैं बहुत बड़ा कोई गॉसियन सरफेस ले लूं इस पॉइंट को ढकने के लिए, तो सिग्मा वेरी कर जाएगा क्या। सिग्मा यानी क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बहुत बड़ा सरफेस ले लूंगा तो सिग्मा वेरी कर जाएगा ना यार। एक चीज सोच, यहाँ पे सिग्मा अलग है क्या, और यहाँ पे सिग्मा अलग है क्या, तुम जानते नहीं हो। चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है ना। तो यहाँ पे आरओसी कम है और यहाँ पे आरओसी क्या है, ज्यादा। तो यहाँ का सिग्मा अलग, यहाँ का सिग्मा अलग है ना, है कि नहीं। तो बेसिकली हम जिस सिग्मा कर रहे हैं वो सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी। क्या होती है वो, लोकल चार्ज डेंसिटी। पूरे के लिए डिफाइन ना करके हम उसे हर जगह के लिए अलग डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए, इसीलिए उसे बोला गया लोकल चार्ज डेंसिटी। क्या बोला गया, लोकल चार्ज डेंसिटी। तो हमने इसको कवर करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाया, जो था एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर। ये सिलेंडर है हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये छोटा सा सिलेंडर ही अपना गॉसियन सरफेस। और छोटा सा क्यों लिया, जिससे कि सिग्मा वेरी ना कर जाए। मैं ऐसे ज्यादा बड़ा ले लेता तो सिग्मा वेरी नहीं कर जाता। इस पॉइंट पे अलग सिग्मा, इधर अलग सिग्मा, इधर अलग सिग्मा, इसीलिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये पोर्शन क्या हो जाएगा, इसे डीए बोल दूं, इधर भी क्या हो जाएगा, डीए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है ना। अच्छा, इसको इधर जूम करके बना देता हूं। चल, ये देख, कुछ इस तरह से। ये हमारा सिलेंडर है, ये अपना एलिमेंट है। डी क्यू की वैल्यू बोलना, क्या सिग्मा डी है, अरे जानते हो ना, डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी है। इतना तो अपने को पता है। अच्छा, इसका एरिया क्या है, डी है। कहाँ आपको पॉइंट कर रहा हुआ, बाहर। इसका भी कहाँ पे, बाहर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस सिलेंडर का लोअर पोर्शन कहाँ है, कंडक्टर के अंदर या बाहर, अंदर या बाहर। लोअर पोर्शन क्या है, कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, नहीं होगी। बाहर वाले में होगी। अच्छा, कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी पर फ्लक्स नहीं होगा। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी पर फ्लक्स नहीं होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, तुम तो बस इतना सा बता दो
कि इसके ये जो कर्व्ड सरफेस हैं, ये वाले सरफेस, इनके थ्रू अपने पास में फ्लक्स आएगा क्या, या फ्लक्स सिर्फ वहीं पर आएगा जहां पे हमें उससे मतलब है? फ्लक्स कैसे लिखूंगा मैं इसका? इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो लिखते हैं कि नहीं? क्या यही फॉर्मूला होता है? अब क्यू इनसाइड की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी है, ये अपन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी अपन जानते हैं। अब ये जो अपन फ्लक्स लिखने वाले हैं किस किस के कारण है? ये ऊपर वाला डब्बा, ये नीचे वाला डब्बा और ये कर्व्ड सरफेस। बोलो है कि नहीं? एक फ्लैट पोर्शन, दूसरा फ्लैट पोर्शन, और ये क्या है? दोनों कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना है? 0। क्यों? क्या परपेंडिकुलर है? एरिया वेक्टर और ई क्या है? परपेंडिकुलर। यार ये तो पढ़ चुके हो ना यार, नहीं पढ़ा क्या? बिकॉज ई एंड ए आर परपेंडिकुलर, तो इसके थ्रू और इसके थ्रू क्या आ जाएगा? फ्लक्स 0। इसके थ्रू ये पोर्शन कंडक्टर के अंदर की बाहर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई डॉट डी ए 0 होगा कि नहीं? क्या मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला ही पोर्शन बचेगा? हम लोग ने कैसे लिखा है इसको? देख, अब मैं ऐसे लिखा, फाई ड्यू टू कर्व्ड सरफेस प्लस फाई ड्यू टू अपर सरफेस प्लस फाई ड्यू टू लोअर सरफेस। अरे समझ भी रहे हो कुछ? 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है ना ये, ठीक है? इसके अंदर कर्व्ड का कितना है? 0। लोअर का कितना है? बचा सिर्फ किसका? अपर सरफेस का। अपर का थोड़ी 0 है, ये तो बाहर है ना। कहां पे? अरे भैया प्लस है, प्लस है, प्लस तीनों का मिला के, ठीक है? चलो हाँ, प्लस और प्लस, तो ये भी 0 और ये भी क्या? 0। सिर्फ अपर सरफेस का बच जाएगा। क्या लिख दूंगा मैं? जल्दी से बता दो। फाई अपर सरफेस मतलब कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कितना? क्यू इनसाइड की वैल्यू बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व होके डीए का डीए हो जाएगा, तो अपने पास में क्या आ गया? ई डीए बराबर सिग्मा डीए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीए और डीए खत्म हो गए, अपने पास ई की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर ई कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी एक चार्ज कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। रट लो, ठीक है? कर लो नोट। नए पेज से हेडिंग डालो स्फीयर्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू हो रहा है, स्फीयर्स। कंडक्टर्स का मेजर पोर्शन जो है वो यही है, स्फीयर्स। क्वेश्चंस भी सारे यहीं से फॉर्म होते हैं, हर एक चीज इस चैप्टर की यहीं पर है, स्फीयर्स नाम के टॉपिक में, ठीक है? स्फीयर कितने तरह के हो सकते हैं? सॉलिड और हॉलो। अब हॉलो सॉलिड में भी 2 वैरायटी कर दी, एक कर दिए कंडक्टिंग, दूसरे कर दिए नॉन कंडक्टिंग। कैसे कैसे कर दिए? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। और 4 तरह के स्फीयर हमें मिले भाई, कंडक्टिंग के 2 और नॉन के भी 2। तो जो इसमें 4 वैरायटी हम लोगों को मिली वो क्या थी, जरा देख लेते हैं। आ जाओ। क्या ये लाइन सीधी है? पूरी टेढ़ी ही चली गई क्या? चलो खैर, हाँ, अपने को जो वैरायटीज मिली हैं उनके बारे में चर्चा की जाए। तो सबसे पहली वैरायटी जो थी हमारे पास में वो थी सॉलिड कंडक्टिंग। क्या थी वो? सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है? इसके बाद जो दूसरी वैरायटी हमने पढ़ी वो थी क्या? हॉलो कंडक्टिंग। क्या थी वो? हॉलो कंडक्टिंग। तीसरी वैरायटी जो हम लोगों ने पढ़ी उसका नाम था हॉलो नॉन कंडक्टिंग।
और जो चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कौन सी होती है वो? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से 4 वेराइटीज इन टोटल हम लोग पढ़ेंगे। इसको कुछ लोग SC बोल देते हैं, इसको HC बोल देते हैं, इसको HNC बोल देते हैं, HNC, और इसको क्या बोल देंगे? SNC। इसको क्या बोल देंगे? SNC। होता क्या है इनके अंदर? जैसे सॉलिड कंडक्टिंग है, कैसा है? सॉलिड कंडक्टिंग। सॉलिड है, अंदर से कैसा है? एकदम मस्त भरा हुआ, चार्ज सारा का सारा कहां पे? सरफेस पे। कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहां पे है? सरफेस पे। अच्छा, हॉलो कंडक्टिंग, चार्ज सारा कहां पे? अभी भी कहां पे चार्ज सारा? सरफेस पे। सिर्फ फर्क कितना हो गया? हॉलो हो गया। फर्क सिर्फ किस चीज का था कि ये हॉलो था, अंदर क्या भरी हुई थी? हवा भरी हुई थी। ठीक है, अब किसकी बारी आई? हॉलो नॉन कंडक्टिंग। फर्क बोलो? कोई फर्क नहीं, क्योंकि हॉलो है ना। कैसा है ये? हॉलो। और हॉलो होने के कारण इसके साथ भी क्या हुआ? सारा चार्ज कहां मौजूद था? इसके सरफेस पे। इसी चीज का ध्यान रखना होता है। सारा चार्ज कहां पे? सरफेस। सारा चार्ज कहां पे? सारा चार्ज कहां पे? मतलब कि क्या इन तीनों को सेम बिहेवियर दिखाना चाहिए। इन तीनों को क्या करना चाहिए? सेम बिहेवियर दिखाना चाहिए, और ये करते भी हैं। तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तीनों के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, और तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, सारे के सारे क्या आते हैं? बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे आते हैं? बिल्कुल सेम टू सेम। सिर्फ फर्क किस में आता है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का। इसकी कहानी ये होती है कि इसके अंदर चार्जेस क्या हो सकते हैं? अंदर भी आ सकते हैं। कैसा है ये? नॉन कंडक्टिंग। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। इसीलिए इसका डायग्राम ही अलग है। बाकी सब में देख क्या सरफेस पे चार्ज है, इसमें चार्ज कहाँ है? अंदर भी है ना। इसमें चार्ज कहाँ है? अंदर भी है। तो इसकी खास बात यही होती है कि इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, और वो हैं, इसीलिए क्या है ये? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कैसा है ये? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। समझ रहे हो? पक्का? हाँ, ये बात होती है। ठीक है, ये तीनों कैसे बिहेव करते हैं? बिल्कुल सेम बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है इनका? सेम बिहेवियर। किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, पोटेंशियल के टर्म्स में, और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। 1 2 3, तीनों के तीनों बिल्कुल सेम बिहेवियर दिखाते हैं। समझ गए ना सब लोग? ध्यान से समझ लो इस बात को। और इसकी कहानी बिल्कुल अलग है जो हम लोग डिराइव कर रहे होते। सबके लिए अपन तो एक्सप्रेशन निकालेंगे, बहुत सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए हमेशा एक्सप्रेशन क्या आएंगे? सेम। क्या इसके लिए एक अलग आएगा? क्या मैं वो निकाल सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, इस बात को समझ के चलें कि यहाँ पे ये सबके लिए अब अपने को एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बना लो जल्दी से डायग्राम। चलो हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू SC, HC एंड HNC। तीनों का एक्सप्रेशन सेम ही आना चाहिए ना। हाँ, तीनों का एक्सप्रेशन क्या आएगा? सेम आएगा भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने कंडक्टर ले लिया अपना बढ़िया सा। ये अपना कंडक्टर था जिसका रेडियस क्या था? R था। बाहर इसके क्या थे भैया? मस्त एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम लोग। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। और हमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए 2 अलग अलग पॉइंट्स पर। कितने पॉइंट्स पर? 2 अलग अलग पॉइंट्स। वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स कौन से थे? एक पॉइंट तो था, मान लो अंदर, यहां लेट्स कॉल दिस पॉइंट A, यानी इसके अंदर ही अपने को क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक। और एक पॉइंट रखा बाहर, मान लो इसको क्या कहा? पॉइंट B।
ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करने की बारी आती है। सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्टेंस थी इसको माना r, क्या माना इस डिस्टेंस को, r मान के चल रहे हैं। एक बार r ये और एक बार r क्या मानूंगा ये। दो कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन जब r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, अपना r जो है वो क्या हो गया, कैपिटल R से बड़ा हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने को बोला। क्या लिखने को बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं गॉसियन सरफेस बनाना जानता हूं, बना लो। इसका गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, क्या इस तरह से एक स्फीयर बनेगा, बन गया स्फीयर, हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो जल्दी से बताओ क्या लिखूंगा, इंटीग्रल E डॉट dA बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताना क्या आ जाएगा, E इंटू dA, dA की वैल्यू बोलना 4 पाए छोटा r स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही है क्या। अपन ने बोला था इसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है, Q, कितना चार्ज है Q, तो Q इनसाइड की जगह कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। और अपने पास में E की वैल्यू कितनी आ गई, देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या K होता है, तो ये क्या आ गया, KQ अपॉन R स्क्वायर। आंसर क्या आ गया अपने पास, KQ अपॉन R स्क्वायर। तुझे आ रहा है बेटा समझ में, क्यों, पक्का, शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा है। चलो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, जब R जो है इट इज लेस देन R, यानी अंदर वाला पॉइंट। अंदर वाले पॉइंट के लिए भी क्या मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा, इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखूंगा कि नहीं, जल्दी बोल, Q इनसाइड कितना, कंडक्टर में Q इनसाइड कितना, 0, तो E की वैल्यू 0। अरे ये तो पढ़ चुका हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज व्हाट, 0। तो अपने को क्या मिल गया, E इक्वल्स टू 0 इनसाइड अ कंडक्टर। किसकी बात की गई है, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं इसके लिए ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ बना सकते हो क्या, पहले भी बना चुके हो, तुम्हें याद है। ग्राफ बोलो, ग्राफ। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर क्या आ गया, R। जल्दी बता, क्या इनिशियली 0 रहेगा, 0 कब तक है, जब तक वो बड़े R तक नहीं आ जाता। मतलब क्या हो गया, ये चल रहा है 0, R बराबर R तक, बोल चल रहा है कि नहीं। इसके बाद क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कैसा, खत्म। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यही तो होगा। आ गया अपने पास में आंसर, बन गया अपना ग्राफ, और क्या, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। तो ये E वर्सेस R का जो ग्राफ है वो तुम्हारे सामने है ना। इसी तरह से अपन पोटेंशियल वगैरह भी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आज इतना ही करो, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।